स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बारे में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में लिखा जाना शायद भविष्योक्ति करने वाली किसी पत्रिका के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा, परंतु वर्तमान राजनीतिक दृश्यपटल पर जो भी परिलक्षित हो रहा है वह स्पष्ट कुछ इंगित कर रहा है जिसे बहुत देर तक अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज राष्ट्र जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार जितनी मजबूत और स्थायी हो उतना ही राष्ट्र के लिए हितकर होगा, परंतु जमीनी सच चीख चीख कर कह रहा है कि आम आदमी की आपराधिक तटस्थता ने सारे राष्ट्र को ही अपने कर्तव्य से विरक्त कर दिया है और न केवल मर्यादाएं टूट रही हैं अपितु एकता व अखंडता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत अशांत है। जम्मू और कश्मीर के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। विदेशी षड्यंत्र और पड़ोसी देश की शर्मनाक करतूतों के कारण घाटी जल रही है तथा जिहाद के नाम पर नफरत का बीज बोने वाले अभी भी अपनी सातिर चालों से बाज नहीं आ रहे। पंजाब की ओर फिर एक बार राष्ट्र विरोधी ताकतों ने गिद्ध दृष्टि डाली है। कभी पवित्र गुरुद्वारों और गुरु स्थानों के दर्शन करने गए श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान के सदरे रियासत यह कह रहे हैं कि सिख अगर पाकिस्तान में बसना चाहें तो उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी, तो कभी पाकिस्तान की पंजाब लॉबी को उस ग्रेटर पंजाब की कल्पना सूझती है जिसके तहत वह पश्चिमी और पूर्वी पंजाब को मिलाकर एक नए राष्ट्र को मूर्त रूप देने की सोच रहे हैं। भले इसके लिए सिंध बलोच फ्रंटियर कुछ भी छोड़ना पड़े। आईएसआई की गतिविधियां इतनी तेज हो गई हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज चाहे गृह मंत्रालय हमें इस तथ्य से परिचित न कराए या गुप्तचर संस्थाएं राष्ट्रहित में गोपनीयता का अवलंबन लें, भारतवर्ष के सबसे अराजक और गैर जिम्मेवार राज्य बिहार में आईएसआई की गतिविधियों का केंद्र ही स्थापित हो गया लगता है, जहां से नेपाल की सक्रियता निकटता के कारण सारे राष्ट्र में पाक अराजकता फैलाने का कार्य कर रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे राज्य को इसी एक बात की पीड़ा साल रही है। महोदय, जहां आंतरिक कलह होती इतनी हो वहां आईएसआई की गतिविधियों का वह पता लगा पाएंगे। यह
असंभव है। जिस राज्य में दिन दहाड़े आरक्षी अधीक्षक की हत्या हो जाती है, उपायुक्त की पत्नी को मार दिया जाता है, उस राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या कहा जा सकता है? उत्तर प्रदेश जैसा राज्य सारा समय अंतर्विरोधों से ही जूझता रहा है और आज भी जूझ रहा है, चूँकि यही राज्य राष्ट्र की राजनीति की भी नब्ज का सूचक है। वहाँ विकास का काम सिर्फ आंकड़ों में ही सिमट कर रह गया है। भाजपा को यह फिक्र है कि छोटे छोटे पंचायती चुनावों में तो उसका यह हाल हो गया, भविष्य क्या होगा? रामप्रकाश गुप्ता के कुशासन ने उत्तर प्रदेश की गति को इतना अवरुद्ध कर दिया है कि शायद राजनाथ सिंह भी अगले चुनावों तक कोई खास करिश्मा न कर सकें। लोग आक्रोश में छक्कों की तरफ मुड़े हैं कि उन्हीं के हाथ सत्ता की बागडोर सौंपी जाए। असम की हालत यह है कि गैर असमी व्यापारी वर्ग, जो पहले हर तरह की आतंकवादी गतिविधियों से भयभीत, कुछ बंधी बंधाई प्रोटेक्शन मनी देकर अपने को सुरक्षित समझता था, अब उसे यह चिंता लग गई है कि जान कैसे बचे। उन पर हमले शुरू हो गए हैं। सरकार कुछ नहीं कर पा रही। नागालैंड की तो बात ही करना बेमानी है। वहाँ भारत की सरकार का शासन है या समानांतर सरकार की हुकूमत, यह तो वहाँ जाकर ही समझा जा सकता है। भारत के राज्यों की स्थिति पर लिखना प्रस्तुत संपादकीय का मूल विषय नहीं है, पर कुछ राज्यों के उद्धरण से मैं उस पृष्ठभूमि को अवश्य चित्रित करना चाहता था, जिसके कारण बार बार मुझे यह सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ा कि भारत को आज एक मजबूत केंद्र की ज़रूरत है। भारत के वर्तमान संविधान के तहत गठबंधन की बाध्यता मात्र सिरों की गिनती पर टिके प्रजातंत्र में सांसदों की संख्या पर ही केंद्रित है। अतः ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी अपने सपनों का भारत बना सकेगा, इसकी तो आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे प्रधानमंत्री ने सितंबर महीने में जब अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही कि मैं अपने सपनों का भारत नहीं बना सकता क्योंकि मुझे जनता ने वैसा बहुमत नहीं दिया, तो उनके इस उत्तर में निराशा के भाव नहीं थे, अपितु उस पीड़ा का बोध था जिससे उन्हें हर बार गठबंधन की बाध्यता से जूझना पड़ता है और निराशा हाथ लगती है।